इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, उसने हमसे क्या बोला है कि अमन एंड विवेक परचेज्ड अ फार्म हाउस बाय इन्वेस्टिंग अमाउंट इन द रेशियो इतना। ठीक है, तो देखो अमन और विवेक एक फार्म हाउस खरीदते हैं। अमन कितना अमाउंट इन्वेस्ट करता है, 4K मान लो, और विवेक कितना अमाउंट इन्वेस्ट करता है, 5K मान लो। ठीक है, आगे क्या बोला उसने कि अमन इन्वेस्टेड फर्दर ₹8 लाख इन इट फॉर द पर्पस ऑफ प्लांटिंग लीची एंड ऑरेंजेस। अच्छा, अब अमन क्या करता है, इसी में जो उसने पहले इन्वेस्टमेंट करा था, इसी में वो 8 लाख और इन्वेस्टमेंट कर देता है। ठीक है, कितने, 8 लाख और इन्वेस्टमेंट कर देता है, किस लिए, लीची और ऑरेंजेस उगाने के लिए। ठीक है, सम ऑफ द लीची एंड ऑरेंजेस वर सोल्ड, इनमें से कुछ लीची और ऑरेंजेस सोल्ड हो जाते हैं, एंड द टोटल रेवेन्यू जनरेटेड was 40% of the amount put by Aman and Vivek together in purchasing the a farm house। अच्छा, उसने क्या बोला कि वो क्या करता है, देखो लीची और ऑरेंजेस को बेचता है। ठीक है, इनमें से कुछ बिक जाते हैं और उससे जो टोटल रेवेन्यू जनरेट होता है वो 40% है। मतलब क्या 2/5 है, किससे, जितना अमाउंट इन्वेस्ट किया था अमन और विवेक ने ये फार्म हाउस खरीदने में, तो वो तो आपके पास कितना था, 9K के बराबर था। मतलब क्या, जो टोटल रेवेन्यू इनको जनरेट हुआ वो 18K/5 हुआ। ठीक है, आगे वो क्या बोलता है कि टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय अमन एंड विवेक आर इक्वल। अच्छा, जो टोटल अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं अमन, तो देखो अमन कितना इन्वेस्ट करता है, 4K + 8 लाख, और विवेक कितना इन्वेस्ट करता है, 5 लाख। उसने क्या बोला कि ये दोनों क्या है आपके पास, इक्वल है, तो इसका मतलब K की वैल्यू आपके पास 8 लाख की हो जाएगी। ठीक है, आगे क्या बोलता है कि एंड द रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम लीची एंड ऑरेंजेस वॉज इन द रेशियो इतना। अच्छा, मतलब कि लीची से और ऑरेंजेस से जो आपके पास रेवेन्यू जनरेट होता है वो इस रेशियो में होता है। ठीक है, तो एक चीज़ को समझो, देखो यहाँ से अगर मैं बात करूँ आपके पास 18K की जगह मैं 8 को पुट कर देता हूँ अपॉन 5, तो इतना लैक्स आपके पास, ये जो आपके पास प्राइस है वो टोटल रेवेन्यू जनरेट हुआ। ठीक है, और इसमें से भी जो आपके पास लीची और ऑरेंजेस में वो 2:3 के रेशियो में है। उसने बोला क्या है कि हाउ मैनी ऑरेंजेस आर सोल्ड, कितने ऑरेंजेस सोल्ड हुए इफ़ सेल प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज इज इतना। अच्छा, तो हम एक चीज़ कर सकते हैं, अगर मैं ऑरेंज से टोटल रेवेन्यू जनरेट जो है वो हुआ है वो अगर निकालूँ तो वो कितना हो जाएगा, ये देखिए आपके पास 18 × 8/5 लाख है। इसमें से अगर मैं ऑरेंज की इसकी वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो 3/5 कर सकते हैं। ये आपके पास टोटल जो रेवेन्यू जनरेट हुआ किससे, ऑरेंजेस से हुआ। अगर मुझे नंबर ऑफ ऑरेंजेस फाइंड आउट करना है और हर एक ऑरेंज की कॉस्ट दी हुई है इतनी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपके पास जो नंबर ऑफ ऑरेंजेस है वो कितने हो जाएंगे, 1/12। ठीक है, बिकॉज देखो ये आपके पास जो वैल्यू थी, इससे कन्फ्यूज मत होइएगा, 18 × 8/5 × 3/5, ये आपके पास जो टोटल रेवेन्यू जनरेट हुआ था ऑरेंजेस से वो बराबर किसके होगा, नंबर ऑफ ऑरेंजेस इंटू पर ऑरेंज की प्राइस कितनी, 12, यही तो होगा ना। तो बस मैंने इसको यूज़ करा, ये आपके पास देखो 2 टाइम्स क्या, 3 टाइम्स क्या, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ये आपके पास 36/25 है। ये सारी वैल्यूज़ क्या है, लैक्स में है ना, तो इसमें अगर मैं इंटू 5 zeros और ऐड कर दूंगा तो ये आपके पास टोटल जो वैल्यू बनेगी वो कितनी बनेगी, 144,000 बनेगी। ठीक है, मतलब इसका राइट आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा। फाइन, ओके। सो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, उसने हमसे बोला है कि राम टोल्ड सम डिटेल्स अबाउट अ फैमिली टू नागेश। ठीक, राम ने कुछ डिटेल्स बताई एक फैमिली के बारे में, किसको, नागेश को। ठीक है, उसने क्या बताया कि इन अ फैमिली ऑफ 5 members, ओके, द सेकेंड एल्डेस्ट पर्सन डाइड एट द एज ऑफ 64। ठीक है, तो लेट अस सपोज आपके पास जो पर्सन है वो A, B, C, D एंड E। ठीक है, ये 5 मेंबर्स हैं और मान लेते हैं ये आपके पास कौन है, यंगेस्ट पर्सन है, ये आपके पास कौन है, एल्डेस्ट पर्सन है। ठीक है, तो उसने क्या बोला कि जो सेकंड एल्डेस्ट पर्सन है, मतलब क्या, यहाँ पर अगर हम कंसिडर करेंगे तो T। ठीक है, वो ही डाइड एट द एज ऑफ 64। ठीक है, 64 जब इसकी एज थी, ही डाइड। फाइन, उसने क्या बोला आगे कि 4 years बिफोर हिज डेथ, ओके, इससे 4 साल पहले, मतलब जब इसकी डेथ हुई इससे 4 साल पहले, तो उस टाइम पर इसकी एज कितनी, 60, राइट। द एवरेज एज ऑफ द यंगेस्ट
एंड द सेकेंड यंगेस्ट पर्सन वॉज 20 ईयर्स। ठीक है, उसने क्या बोला कि आपके पास इस टाइम पर, ये जो यहाँ पर टाइम पीरियड चल रहा है, इसमें जो एवरेज एज है किसकी, यंगेस्ट। अब देखो यंगेस्ट आपके पास ये होगा, मान लेते हैं इसकी एज ए है। ठीक है, सेकंड यंगेस्ट मतलब बी होगा, इसको बी मान लिया। ठीक है, तो इनकी एवरेज एज उसने 20 दी है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं ना कि ए प्लस बी आपके पास कितना होगा, 40 होगा। ठीक है, दोनों की एज मिलाकर। उसके बाद एंड द एवरेज एज ऑफ द रेस्ट ऑफ द फैमिली मेंबर्स वॉज 60 ईयर्स। ठीक है, और जो बाकी के आपके पास है, मतलब क्या, सी प्लस डी प्लस ई। ठीक है, इनकी एवरेज एज कितनी दी है, 60, मतलब टोटल मिलाकर 180। अब इसमें से डी की हम जानते हैं ना कि डी की यहाँ पर आपके पास एज कितनी है, 60 है। तो आपके पास सी प्लस ई की एज कितनी हो जाएगी, आपके पास 120 हो जाएगी। ठीक है, इतना हम जानते हैं। आगे वो क्या बोलता है हमसे कि 9 ईयर्स आफ्टर हिज डेथ, मतलब क्या, यहाँ से 9 साल के बाद। ठीक है, यहाँ पर आपके पास 4 साल था, फिर अब 9 साल के बाद उसने क्या बोला है कि अ न्यू बेबी वॉज बॉर्न। ठीक है, मतलब क्या, यहाँ पर नया बेबी बॉर्न हुआ, तो मान लेते हैं वो कौन है, एफ है। ठीक है, यहाँ पर बॉर्न हुआ है ये, राइट। और उसने बोला कि सच दैट एट दैट टाइम, मतलब इस टाइम पर, द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ द सेकेंड यंगेस्ट मेंबर एंड द सेकेंड एल्डेस्ट मेंबर अलाइव वॉज इतना। ठीक है, तो इस टाइम पर अगर हम बात करें, सेकेंड यंगेस्ट मेंबर कौन होगा, देखो अगर ये अभी बॉर्न हुआ है तो ऑब्वियसली ये आपके पास यंगेस्ट हुआ। ठीक है, तो सेकेंड यंगेस्ट कौन हो जाएगा, ये, राइट। तो मतलब क्या, इसका और जो सेकेंड एल्डेस्ट मेंबर अलाइव है, अब देखो सेकेंड एल्डेस्ट कौन होगा, आपके पास ये एल्डेस्ट होगा इस टाइम पर। ठीक है, इसकी डेथ हो चुकी है, तो सेकेंड एल्डेस्ट आपके पास ये है। फाइन, इसका मतलब इन दोनों के बीच का जो उसने डिफरेंस दिए हुए एज का, वो कितना, 27 है। अब हम एक चीज़ जानते हैं ना कि आपके पास यहाँ पर अगर मैं इस ईयर में बात करूँ तो इन दोनों के बीच का जो एज का डिफरेंस होगा वो 27। यहाँ पर अगर बात करूँ इन दोनों के बीच का एज का डिफरेंस 27, मतलब क्या, आप कहीं पर भी किसी भी टाइम पीरियड में देखेंगे ए और सी के बीच में जो डिफरेंस है वो हमेशा सेम ही रहेगा। ठीक है, तो हम ये चीज़ बोल सकते हैं ना यहाँ पर कि सी माइनस ए इक्वल टू किसके, 27 के। ठीक है, समझ में आया। आगे वो हमसे क्या बोलता है कि व्हेन दिस बेबी टर्न्ड 10 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, मतलब वो बात कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब उसने बोला कि जब ये 10 ईयर ओल्ड हो जाता है, मतलब क्या, इसके 10 साल के बाद। ठीक है, द एवरेज एज ऑफ द थर्ड यंगेस्ट एंड द एल्डेस्ट मेंबर एट दैट टाइम वॉज इतना। ठीक है, उसने क्या बोला कि अब यहाँ पर, अब वो इस टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो थर्ड यंगेस्ट है, अब देखो आपके पास यंगेस्ट पर्सन ये होगा, फाइन। उसके बाद सेकेंड यंगेस्ट ये होगा, थर्ड यंगेस्ट बी होगा। ठीक है, तो वो बी की यहाँ पर बात कर रहा है कि जो बी का एवरेज है और एल्डेस्ट मेंबर, अब एल्डेस्ट मेंबर तो ई होगा। ठीक है, इन दोनों का जो एवरेज दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसकी एज कितनी आ जाएगी, बी प्लस, ये देखो यहाँ से यहाँ कितना, ये 13 ईयर्स, उसके बाद 10 साल यहाँ पर, मतलब 23, तो बी प्लस 23। ठीक है, और इसकी एज कितनी हो जाएगी, ये ई प्लस 23। फाइन, तो इन दोनों का एवरेज दिया हुआ है, मतलब क्या कि बी प्लस ई प्लस 46 इक्वल टू है 71.5 एवरेज है, तो इसका डबल कितना हो जाएगा, 143 हो जाएगा। इसका मतलब बी प्लस ई आपके पास टोटल कितना हो गया, 97 हो गया। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आई। आगे वो हमसे क्या बोलता है कि इफ़ नागेश वॉज 7 ईयर्स ओल्ड व्हेन बेबी वॉज बॉर्न। ठीक है, उसने बोला है कि जब ये बेबी यहाँ पर बॉर्न हुआ उस टाइम पर नागेश की एज कितनी थी, 7 ईयर्स थी। कितनी थी, 7 ईयर्स थी। ठीक है, तो उसने बोला क्या है कि देन व्हाट विल बी द एवरेज एज ऑफ द यंगेस्ट, थर्ड यंगेस्ट एंड द एल्डेस्ट मेंबर अलाइव ऑफ द फैमिली एट नागेश's 9th बर्थडे। ठीक है, मतलब क्या, यहाँ से 2 ईयर के बाद, ठीक है,
हमें यहाँ पर पता करना है कि जो आपके पास एवरेज एज होगी किसकी, यंगेस्ट, थर्ड यंगेस्ट और एल्डेस्ट मेंबर्स की, ठीक है। तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं? सबसे पहले जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन यहाँ दी हुई है हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। किस तरीके से, देखिए अगर मैं बात करूँ आपसे ये और ये दो आपके पास इक्वेशंस है, अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो लिख सकता हूँ ना कि a प्लस बी प्लस सी प्लस ई इज इक्वल्स टू 160, ठीक है। b प्लस ई आपके पास ये दिया हुआ है, मतलब हम बोल सकते हैं कि a प्लस सी इज इक्वल्स टू 63, इजंट इट। अगर आप इसका यूज़ करेंगे तो हम बोल सकते हैं ना कि माइनस a प्लस सी इज इक्वल्स टू 27। तो यहाँ से देखो आपके पास अगर हम ऐड कर देंगे तो आपके c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45, ठीक है। अगर c 45 हो गया तो आपके पास a कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से b आपके पास कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। e आपके पास कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर हम यूज़ करेंगे तो 75, ठीक है। ये आपके पास इंफॉर्मेशन पता चल गई। अब अगर मैं इस ईयर में बात करूँ तो इस ईयर में देखो ये कितना है, 18 है, तो 18 प्लस 13 प्लस 2, ठीक है। मतलब क्या, इसमें अगर मैं 15 ऐड कर दूंगा ये आपके पास 33 हो गया, ठीक है। बी आपके पास है 22, इसमें 15 ऐड कर दूंगा 37 हो गया। सी की अगर हम बात करते हैं 45 है, 15 ऐड करूंगा तो 60 हो जाएगा। ई की अगर हम बात करते हैं ये आपके पास 75 है, 15 ऐड करूंगा 90 हो जाएगा। ये आपके पास एफ जो है वो यहाँ पर बॉर्न हुआ था तो 2 साल के बाद ये 2 इयर्स का होगा। तो यंगेस्ट मेंबर आपके पास कौन है, 2 है। थर्ड यंगेस्ट कौन हुआ आपके पास, 37, और एल्डेस्ट मेंबर कौन हुआ, 90, ठीक है। तो ये मतलब मिलाकर कितना हो गया आपके पास, 912 डिवाइडेड बाय 3, तो आपके पास 43 क्या हो जाएगा इनका एवरेज एज, मतलब सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ओके, इस क्वेश्चन में गिवन क्या उसने हमसे बोला है, अ पर्सन अरेंज्ड 3 डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप्स, 2 solid hemispheres and a solid cylinder in such a manner that their centers overlap each other and a structure is formed with cylinder at the center and hemisphere at their ends. Okay, उसने क्या बोला कि एक पर्सन ने एक शेप बनाई, किस तरीके से बनाई कि 2 आपके पास हेमिस्फीयर है, ठीक है, और यहाँ पर क्या आपके पास बीच में एक सिलेंडर है और एक नीचे की साइड में हेमिस्फीयर और है, ठीक है। उसने आगे क्या बोला हमसे कि रेडियस ऑफ द बेस ऑफ वन ऑफ द हेमिस्फीयर इज 6 सेंटीमीटर्स मोर देन द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द अदर हेमिस्फीयर, ठीक है। मान लेते हैं कि इस हेमिस्फीयर की रेडियस आपके पास कितनी थी, x थी, तो इस हेमिस्फीयर की आपके पास रेडियस कितनी हो जाएगी, x प्लस 6 हो जाएगी, ठीक है। आगे वो हमसे क्या बोलता है कि रेशियो ऑफ द हाइट एंड रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इज इतना रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अगर हम सिलेंडर की रेडियस की बात करें और हाइट की बात करें, ठीक है, तो उनका रेशियो उसने दिया है 3:1, मतलब ये आपके पास अगर 3y है तो सॉरी हाइट उसने 3y बोली है ना, तो उसका रेडियस y हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद उसने बोला कि इफ़ ही पेंट्स आउट आउटर सरफेस ऑफ द होल स्ट्रक्चर विच कॉस्ट हिम ₹14 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, हिज टोटल कॉस्ट विल बी रुपीज़ इतना, ठीक है। उसने क्या बोला हमसे कि वो क्या करता है, इस पूरे स्ट्रक्चर को पेंट करता है बाहर से, ठीक है। जो कॉस्ट पड़नी चाहिए उसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर की वो ये है, टोटल कॉस्ट उसको ये पड़ती है, ठीक है। तो इसी पर बेस्ड हमारे पास क्वेश्चन है। तो सबसे पहले अगर मैं फिगर को थोड़ा सा डिटेल में समझाना चाहूँ कि इसकी अगर हम इक्वेशन की बात करें तो किस तरीके से होगी उसको समझो। सबसे पहली चीज़ हम क्या करते हैं, सेपरेटली आप सबके जो सरफेस एरिया है उसको ऐड कर लो, ठीक है। जैसे कि अगर मैं
हेमिस्फेयर के सरफेस एरिया की बात करता हूँ तो वो क्या होता है आपके पास 3 पाई आर स्क्वायर। इसका आर कितना है, एक्स है, तो एक्स स्क्वायर। ठीक है, नीचे वाले हेमिस्फेयर का भी लिख लो, +3 पाई एक्स +6 का होल स्क्वायर। ठीक है, सिलेंडर की अगर बात करता हूँ तो सिलेंडर का आपके पास क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि सिलेंडर का आपके पास जो होता है वो 2 पाई आर और एच। ठीक है, यहाँ पर आर आपके पास क्या है, वाई है, और एच आपके पास क्या है, 3y। तो मतलब कितना हो गया, 3y स्क्वायर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। ये आपके पास क्या, हमने सबके सरफेस एरिया को जो आपके पास बाहर बाहर का दिखता है हमने उसको क्या कर लिया, ऐड कर लिया। बट यहाँ पर एक पॉइंट है जो कि हम ज़्यादातर मिस कर देते हैं। ठीक है, गलती करते हैं। वो क्या गलती है, देखो अगर मैं इसको पेंट करूँगा, इन दैट केस क्या होगा, आपके पास ये पार्ट पेंट होगा, इजंट इट, आपके पास ये पार्ट पेंट होगा, है ना, सिमिलरली ये वाला पार्ट आपके पास पेंट होगा। बट अगर हम इस हेमिस्फेयर में बात करें तो आपके पास ये, जैसे कि अगर मैं बात करूं, ये जो आपके पास हेमिस्फेयर है, ठीक है, इसमें यहाँ पर जो आपके पास सिलेंडर लगा हुआ है, तो ये जो आपके पास इसके सिलेंडर के बेस वाला पार्ट है वो तो आपके पास ढका हुआ है ना, उसको तो आप पेंट नहीं कर पाओगे, इजंट इट। समझ में आया कि नहीं आया। सिमिलरली आपके पास जो नीचे वाला हेमिस्फेयर है उसमें भी यही प्रॉब्लम होगी। ये जो आपके पास यहाँ पर क्या है, सिलेंडर है, ठीक है, ये वाला जो सिलेंडर का बेस होगा, है ना, ये इस पार्ट को ढक लेगा, तो ये आपके पास कभी पेंट नहीं हो पाएगा। तो हमें बस सिंपली क्या करना है, इसमें से पूरे में से आप इस वाले पार्ट को, मतलब सिलेंडर के दोनों बेसिस को आप सब्सट्रैक्ट कर दो, बिकॉज ये वाला पार्ट आपके पास पेंट नहीं हो पाएगा, सिमिलरली ये वाला पार्ट आपके पास पेंट कभी भी नहीं हो पाएगा। तो आपको क्या करना है, बेस के एरिया को सब्सट्रैक्ट करना है। अब बेस का एरिया क्या हो जाएगा, अगर 2 है आपके पास तो ट्वाइस इंटू पाई आर स्क्वायर, इसका रेडियस कितना था, y था, तो y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास एक इक्वेशन बनेगी। हमने सारे सरफेस एरियाज को लिख लिया जो कि हम पेंट करेंगे। अब हम जानते हैं कि अगर पेंट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा 14 का। ठीक है, और ये जो आपके पास टोटल कॉस्ट बनी है वो कितनी बनी है, 37136 बनी है। अब हमें क्या करना है, बस इसको सॉल्व करना है। इनको मैं रब करता हूँ थोड़ा सा, देखिए अगर हम क्या करें, देखिए यहाँ से पाई 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 और पाई, सब में से पाई बाहर ले लीजिए, तो आपके पास क्या होगा, 14 इंटू 22/7, अंदर आपके पास कितना बचा, 3x स्क्वायर प्लस, इसको अगर मैं ओपन कर लेता हूँ तो 3x स्क्वायर प्लस 36 हो जाएगा, 36 इंटू 3 108 प्लस, और क्या हो जाएगा आपके पास 12x इंटू 3 36x। ठीक है, प्लस ये अगर हम बात करें तो 6y स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 37136। अगर हम देखेंगे ये आपके पास 2 टाइम्स किया, यहाँ पर अगर हम कैंसिल आउट करेंगे हमारे पास कितना बचेगा, 844। ये इक्वल टू है 6x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 4y स्क्वायर, और ये अगर उस साइड जाएगा तो -108 हो जाएगा। मतलब ये आपके पास इक्वेशन कितनी बनेगी, 6x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 736। इसको अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये 3x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 368 हो जाएगा। ठीक है, अब उसने हमसे इस क्वेश्चन में क्या बोला है, हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है जो वॉल्यूम है आपके पास दोनों हेमिस्फेयर का, इफ़ डिफरेंस बिटवीन द हाइट एंड द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज़ 8। मतलब क्या आपके पास हम बोल सकते हैं ना कि 3y माइनस वाई इक्वल टू किसके, 8 के हैं, तो 2y इज इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, 4 के, 8 के, मतलब y इज इक्वल्स टू 4 के हो जाएगा। अगर y इज इक्वल्स टू 4 है तो यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं उसे, मतलब ये आपके पास इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस 18x इज इक्वल्स टू 368 माइनस 32 हो जाएगी।
मतलब इसको हम बोल सकते हैं 336 आपके पास, और ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 6 टाइम्स 112, मतलब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू 8 आएगी। ठीक है, मतलब कि एक आपके पास रेडियस कितना है, 8 आया, तो दूसरा रेडियस आपके पास 14 हो जाएगा, 6 ज़्यादा उससे। ठीक है, तो हमें क्या पता करना है, डिफरेंस पता करना है वॉल्यूम का। तो हम कैसे निकाल सकते हैं, हम जानते हैं ना वॉल्यूम आपके पास कितना होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, तो 14 का क्यूब 2744 हो जाएगा। इसमें से अगर हम माइनस करेंगे 8 के क्यूब को, मतलब क्या 512 को, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो अप्रॉक्सीमेटली 4000 के आसपास आएगी। ठीक है, इससे कुछ ज़्यादा आएगी, इसका मतलब ऑप्शंस के थ्रू अगर हम देखेंगे तो इसका राइट आंसर नन ऑफ दिस हो जाएगा। ओके, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, उसने बोला है कि अ शॉपकीपर वांट्स टू अर्न 30% प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ ऑल 5 पीसेज ऑफ एन आर्टिकल। ओके, एक शॉपकीपर है जिसको 30% का प्रॉफिट चाहिए 5 पीसेज ऑफ आर्टिकल बेचने पर। सो ही मार्क्ड अप द आर्टिकल X% अप ऑन कॉस्ट प्राइस एंड ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ इतना परसेंट। अच्छा, तो देखो कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस। एक शॉपकीपर है जो एक आर्टिकल को बेचता है 30% प्रॉफिट, मतलब क्या 100 रुपये अगर उसकी कॉस्ट प्राइस है तो 130 पर वो बेचना चाहता है। ठीक है, और वो डिस्काउंट कितना देता है, 50/3%, और आई कैन से 1/6। इसका ना मार्क प्राइस कितनी हो जाएगी, 130 × 6/5। ठीक है, ये आपके पास कितना हो गया 26, और आई कैन से 156, राइट। अब वो क्या बोलता है कि बट बाय मिस्टेक द मार्क्ड अप परसेंटेज एंड डिस्काउंट परसेंटेज आर इंटरचेंज्ड। लेकिन गलती से क्या होता है, मार्क्ड अप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज इंटरचेंज हो जाता है। जैसे कि डिस्काउंट परसेंटेज तो हमें पता है, मार्क्ड अप परसेंटेज की अगर हम बात करें तो वो कितना है 56% है। ये दोनों क्या हो जाते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं। और उसने क्या बोला है कि आफ्टर सेलिंग 3 आर्टिकल्स द शॉपकीपर रियलाइज द मिस्टेक। मतलब क्या, देखो गलती से वो क्या कर देता है, 100 रुपये का आपके पास आर्टिकल है, अब वो इसको 50/3% से मार्कअप कर देता है। मतलब ये आपके पास क्या हो जाएगा, 700/6 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद 56% का अगर डिस्काउंट देता है तो मतलब ये 700/6 इंटू 44/100, ये आपके पास 22 टाइम्स क्या, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, मतलब कितना हो गया 154/3। ये आपके पास क्या हो जाएगी, सेलिंग प्राइस हो जाएगी जो मिस्टेक से है। अब वो क्या करता है, ऐसे 3 आर्टिकल्स तो वो बेच देता है, मतलब क्या 300 उनकी कॉस्ट प्राइस होगी और 154 उनकी सेलिंग प्राइस होगी। ठीक है, आफ्टर सेलिंग 3 आर्टिकल्स रियलाइज द मिस्टेक, 3 बेचने के बाद मिस्टेक को रियलाइज करता है, एंड टू गेन द सेम अमाउंट एज ही थॉट अर्लियर। और वो चाहता है क्या, कि उसको जितना प्रॉफिट पहले चाहिए था, मतलब 30% का, उतना ही उसको चाहिए। ठीक है, ही नाउ चेंज द मार्क्ड अप परसेंटेज, तो वो मार्क्ड अप परसेंटेज को चेंज कर देता है ऑन द रिमेनिंग आर्टिकल्स एंड डिड नॉट ऑफर एनी डिस्काउंट, और वो अब कोई डिस्काउंट ऑफर नहीं करता है। तो मतलब क्या, बाकी जो आपके पास 200 रुपये हैं, ठीक है, जिनकी कॉस्ट प्राइस कितनी है 200 रुपये, उनको वो इस तरीके से बेचता है कि टोटल 500 पर उसको प्रॉफिट कितना हो, 30% का प्रॉफिट हो। मतलब क्या, सेलिंग टोटल प्राइस कितनी हो जाएगी, 650 हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब इसकी जो आपके पास सेलिंग प्राइस होगी वो कितनी होगी, 650 माइनस 154, और आई कैन से ये आपके पास कितना आएगा 6, ये आपके पास हो गया 9 एंड 496 पर वो बेचना चाहता है। और ये आपके पास जो प्राइस है वो विदाउट डिस्काउंट है, मतलब कि यहाँ से उसने बस इसको इतना बढ़ा दिया है। तो ये कितना परसेंट इसने इसको इंक्रीज़ कर दिया है, 296/200 इंटू 100, ये से कैंसिल आउट हो गया 148%। मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, उसने बोला है कि अमन परचेस्ड आर्टिकल ए एंड आर्टिकल बी फॉर ₹4000। ठीक है, अमन परचेज करता है आर्टिकल ए और आर्टिकल बी 4000 रुपीज़ में, ये बात हो रही कॉस्ट प्राइस की। ठीक है, ही मार्क्ड आर्टिकल ए एंड बी एट 48% एंड X% अबव देयर रिस्पेक्टिव कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ए के केस में वो क्या करता है, ये आपके पास कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, यहाँ पर मार्क प्राइस है, यहाँ पर सेलिंग प्राइस है। तो ए के केस में वो इसको मार्कअप कर देता है कितने से, 48% से। ठीक है,
बी के केस में क्या करता है, वो इसको x% से मार्कअप कर देता है, फाइन। और उसमें बोला कि ही सोल्ड आर्टिकल बी आफ्टर डिस्काउंट ऑफ रुपीज़ इतना, ठीक है। आर्टिकल बी को वो बेचता है कितने डिस्काउंट के बाद, 425 रुपीज़ के बाद, ठीक है। उसके टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ द आर्टिकल्स इज रुपीज़ इतना, ठीक है। इन दोनों की जो टोटल सेलिंग प्राइस है वो बराबर किसके है, 4572 के बराबर है। एंड सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल बी इज़ 750 मोर देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल ए, ठीक है। आपके पास जो सेलिंग प्राइस है इसकी वो कितनी दी हुई है, 750 मोर है किससे, जो यहाँ पर इसकी क्या थी, कॉस्ट प्राइस थी, मतलब ए से, ठीक है। उसके बाद उसने बोला है कि y% ऑफ प्रॉफिट वॉज अर्न ऑन आर्टिकल ए, आर्टिकल ए पर प्रॉफिट कितना होता है, y% का प्रॉफिट होता है, विच इज़ ₹z मोर देन दैट ऑफ आर्टिकल बी, ठीक है। जो कि मतलब अगर हम प्रॉफिट की बात करें, ए में जो प्रॉफिट हो रहा है वो आपके पास बी से कितना ज़्यादा है, ₹z ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल बी इज़ ₹335 मोर देन आर्टिकल ए, ठीक है। आपके पास जो मार्क प्राइस है बी की, अगर ये आपके पास y है तो ये आपके पास y प्लस 335 हो जाएगा, ठीक है। इफ़ द रेशियो ऑफ मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल बी एंड आर्टिकल सी इज़ इतना, अगर मार्क प्राइस बी की और मार्क प्राइस सी की कितनी दी हुई है, x प्लस 9 अपॉन y प्लस y माइनस 8.4, ठीक है। एक काम करिए, ये आपके पास y है ना, तो ये आपके स्मॉल y है, इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा, ये और ये वैल्यूज़ अलग अलग है, राइट। चलिए उसके बाद देन सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल सी विच इज़ सोल्ड एट अ प्राइस आफ्टर डिस्काउंट ऑफ z by 2% ऑन इट्स मार्क प्राइसेस, ओके। तो इसने फिर बात की हमसे वैल्यू पूछी है, तो इसको हम कैसे करेंगे, समझ लेते हैं। देखिए अगर मैं बात करता हूँ ए की केस से, हम लोग करते हैं ए आर्टिकल से, है ना। देखो इसकी कॉस्ट प्राइस आपके पास ए दी हुई है, राइट। तो अगर मैं यहाँ पर इसकी मार्क प्राइस की बात करूँ कितनी हो जाएगी, ए की मार्क प्राइस बताओ, देखो ए इंटू 148/100, ये क्या हो जाएगी, मार्क प्राइस हो जाएगी किसकी, ए की, ठीक है। अब अगर मुझको बी की मार्क प्राइस निकालनी है तो बी की मार्क प्राइस क्या हो गया, इससे 335 रुपीज़ ज़्यादा, मतलब क्या 335 रुपीज़ ज़्यादा, ये हमारे पास क्या आ गई, मार्क प्राइस आ गई बी की। अब इसमें से अगर मैं 425 रुपीज़ सब्सट्रैक्ट कर देता हूँ तो मेरे पास सेलिंग प्राइस आ जाएगी, मतलब क्या, इसमें से अगर मैं माइनस कर दूंगा 425 तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 750 प्लस ए आ जाएगा। समझ में आ गया ना। इसको अब मैं क्या कर सकता हूँ, सॉल्व कर सकता हूँ, कैसे, देखो ये आपके पास अगर इधर आएगा तो 48/100 ए, ये आपके पास कितना बचेगा, 750 माइनस सॉरी ये आपके पास माइनस होगा तो प्लस कितना 90, मतलब ये आपके पास हो गया 840। तो अगर मैं ए की वैल्यू निकालता हूँ, ये आपके पास 12, ये आपके पास 210, ये आपके पास 4 टाइम्स, ये आपके पास 70, ये आपके पास 25 टाइम्स, तो ए की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 1750। मतलब क्या, ए की आपके पास कॉस्ट प्राइस कितनी आई, 1750 आई, और टोटल आपके पास कॉस्ट प्राइस थी ये, तो इसका मतलब बी की कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, 2250 हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं मार्क प्राइस निकालना चाहता हूँ, आपके पास कितनी हो जाएगी, देखो 1750 इंटू 148/100, ठीक है। ये इससे कैंसिल आउट हो गया, 5 से 2 टाइम्स गया, 5 से 3 5 टाइम्स गया, 5 से ये कितना 74 टाइम्स गया। तो इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास ये कितना आ जाएगा, 2590, ठीक है। फिर अगर मुझको इसकी कॉस्ट मार्क प्राइस निकालनी है तो इसमें मैं 335 को ऐड कर दूंगा, मेरे पास कितना आ जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 5 2 1 कैरी 9 2, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एक्स की प्राइस निकाल सकते हैं, ठीक है, बिकॉज ये कितना बढ़ा हुआ है, x% बढ़ा हुआ है ना। तो ये आपके पास टोटल कितना हो जाएगा, अगर हम 2925 में से सब्सट्रैक्ट कर देते हैं 2250 को, ये आपके पास हो जाएगा कितना 5, ये आपके पास 7, ये आपके 6, ठीक है। तो इतना अपॉन 2250 इंटू 100, ठीक है, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, हमारे पास ये 30% आ जाएगा। इसका मतलब क्या कि x की वैल्यू आपके पास कितनी आई, 30,
ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, अब देखो ये आपके पास कितना हो जाएगा, अगर ये आपके पास 1750 है तो ऑब्वियसली ये आपके पास हो जाएगा 2500 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये आपके पास 2500 हो गया, टोटल आपके पास प्राइस ये थी, तो इसका प्राइस कितना आ जाएगा 2702। ठीक है, तो अगर हम ए के केस में बात करें, ए को प्रॉफिट कितना हो रहा है, देखो यहाँ से यहाँ अगर हम देखते हैं तो 322 का हो रहा है। ठीक है, और अगर मैं बी के केस में बात करता हूँ, बी को प्रॉफिट कितना हो रहा है, बी को प्रॉफिट हो रहा है 250। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस, मतलब आपको ये निकालना था ना कि जो प्रॉफिट है ए का वो कितना ज़्यादा है किससे, बी से, वही तो आपके पास जेड की वैल्यू थी, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना 72। इसका मतलब क्या, आपके पास जेड की वैल्यू कितनी आ रही है, 72 आ रही है। और अगर हमें वाई की वैल्यू निकालनी है तो वाई आपके पास प्रॉफिट परसेंटेज है किसका, ए का, तो मतलब क्या हो जाएगा आपके पास 322 डिवाइडेड बाई 1750 इंटू 100, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 18.4% हो जाएगा। इसका मतलब क्या कि y की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है, 18.4% आ रही है। ठीक है, ये हमने वैल्यूज़ निकाल ली। अब इसके आगे हम इसको कंटिन्यू करने के लिए मैं थोड़ा सा रब करता हूँ यहाँ पर, देखिए। ओके, अब अगर हम इसका यूज़ करते हैं, देखिए जो मार्क प्राइस है बी की, अगर मैं बी की मार्क प्राइस लिखूँ तो 2925 डिवाइडेड बाई जो मार्क प्राइस है सी की, वो इक्वल टू किसके, x प्लस 9 आपके पास 39 हो जाएगा, और y माइनस 8.5 आपके पास 10 हो जाएगा। ठीक है, ये परसेंटेज नहीं है क्योंकि y की वैल्यू आपके पास कितनी थी, 18.4 थी। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें, ये आपके पास देखो कितने टाइम्स आएगा, 75 टाइम्स जाएगा। इसका मतलब जो मार्क प्राइस आई सी की वो कितनी आई, 750 आई। अब उसने हमसे क्या बोला था कि उसको वो बेच देता है कितने डिस्काउंट देने के बाद, z बाय 2% डिस्काउंट देने के बाद उसकी मार्क प्राइस पर। तो z आपके पास कितना है, 72 है, मतलब क्या इसको 36% का डिस्काउंट मिलेगा, तो इसकी जो सेलिंग प्राइस हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 64/100। ठीक है, ये आपके पास टोटल कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स क्या, 15 टाइम्स क्या, 32 टाइम्स क्या, तो ये आपके पास कितना हो गया 480 रुपीज़। इसका मतलब ये आपके पास सेलिंग प्राइस हो जाएगी इसकी आर्टिकल सी की। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। फाइन, आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए। ओके, अब इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, उस टाइम से बोला है कि एट 10:16 AM, ठीक है, अ पर्सन स्टार्टेड राइडिंग हिज बाइक टुवर्ड्स पॉइंट P विच इज़ A किलोमीटर्स अवे विद द स्पीड ऑफ B किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, उसने बोला कि एक पर्सन ने चलना स्टार्ट करा, मान लेते हैं इस पॉइंट से चलना स्टार्ट करा 10:16 AM पर। ठीक है, और किस तरफ जाता है वो, पॉइंट बी पर जाता है, मान लेते हैं ये पॉइंट आपके पास क्या, बी, राइट। और जो टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है इनके बीच का, वो उसने बताया कितना है, ए के बराबर है। ठीक है, और इसकी जो स्पीड थी यहाँ से यहाँ, वो कितनी है, 20 किलोमीटर पर आवर के बराबर है। ठीक, आगे वो क्या बोलता है कि एंड एट 3/10 ऑफ द वे, ठीक है, 3/10 ऑफ द वे उसने बात करी है, और एट 11:28 AM, ठीक है, हिज बाइक रैन आउट ऑफ फ्यूल। फाइन, तो एक चीज़ को कंसिडर करिए, देखिए उसने 3/10 ऑफ द डिस्टेंस की बात करी है, तो मान लेते हैं इनका जो डिस्टेंस है टोटल वो 10K है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, मान लेते हैं ये पॉइंट आपके पास है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपके पास कितना है, 3/10 है, मतलब मैं 3K मान सकता हूँ। ठीक है, इसकी स्पीड कितनी है, देखो 20 किलोमीटर पर आ रहा है। फाइन, और ये कितने बजे पहुँचता है यहाँ पर, 11:28 पर। अगर 11:28 पर वो यहाँ पर पहुँचता है, ठीक है, यहाँ का पहुँच रहा है वो 11:28 AM पर, इसका मतलब इसको यहाँ से यहाँ कितना टाइम लगा होगा, देखो ये आपके पास 1 घंटा और मतलब 12, तो 1 hour and 12 minutes। ठीक है, मैं क्या बोल सकता हूँ इसको, 6/5, तो 6/5 हार्स उसको लग रहे हैं इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने में। ठीक है, आगे वो क्या बोलता है कि सो ही ड्रैग्ड हिज बाइक ऑन फुट एट अ स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर एंड रीच्ड एट अ स्टेशन, एट अ पेट्रोल स्टेशन 6 किलोमीटर्स अवे। अच्छा, वो क्या करता है, अब यहाँ से चलना स्टार्ट करता है, 6 किलोमीटर जाता है। ठीक है, कितना, 6 किलोमीटर जाता है, और उसकी स्पीड कितनी है, 9 किलोमीटर्स पर आवर है। अब एक चीज़ को समझो, देखो डिस्टेंस आपके पास 6 है, स्पीड कितनी 9 किलोमीटर्स पर आवर, तो कितना टाइम लगा होगा, यहाँ से अगर हम बात करें 40 मिनट्स लगे होंगे। इसका मतलब वो यहाँ पर अगर पहुँचा होगा तो कब पहुँचा होगा, यहाँ से अगर हम 40 मिनट्स में ऐड कर दें तो 12:08 PM पर पहुँचा होगा।
इजंट इट? मतलब यहाँ से यहाँ इसको कितना टाइम लगा है? इसको 2/3 आवर्स लगे हैं, ठीक है। अब वो क्या बोलता है आगे कि रिफ्यूलिंग टुक 11 मिनट्स एंड ही रोड हिज बाइक 20% लेस स्पीड देन अर्लियर। अच्छा, अब देखो यहाँ पर उसको 11 मिनट्स लगते हैं रीफिल करने में, मतलब कितना टाइम हो गया? 12:19 PM, ठीक है, इतना टाइम लगा। उसके बाद वो चलना स्टार्ट करता है यहाँ से, फाइन, और किस स्पीड के साथ? 20% लेस जो उसकी अर्लियर स्पीड थी। अब जब वो बाइक राइड कर रहा था तो उसकी स्पीड कितनी थी? बी थी ना, तो इससे अगर 20% लेस होगा तो मतलब कितना हो जाएगा? 4/5 बी, ये उसकी क्या हो जाएगी? स्पीड हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। और उसने क्या बोला? एंड वॉज जस्ट 48 किलोमीटर्स बिफोर पॉइंट बी, ठीक है। वो यहाँ से 48 किलोमीटर्स बिफोर था, मान लिया यहाँ पर था, ठीक है। ये आपके पास 48 किलोमीटर्स दैट ही मेट हिज फ्रेंड एट 2:19 PM। अच्छा, वो यहाँ पर मीट करता है एक अपने फ्रेंड से कितने बजे? 2:19 PM पर। इसका मतलब एक चीज़ बोल सकते हैं ना, देखो यहाँ से उसने इतने बजे चलना स्टार्ट करा था, और अगर वो 2:19 PM पर मिलता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? उसको कितने घंटे लगे? उसको यहाँ से यहाँ 2 आवर्स लगे, ठीक है। समझ में आ गया ना? उसने बोला क्या कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो ए और बी के बीच का आपको डिफरेंस फाइंड आउट करना है। इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं? अब ध्यान से समझिएगा। अगर हम बात करें डिस्टेंस की, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो आपके पास डिस्टेंस था, वो कितना डिस्टेंस था आपका? वो 7K के बराबर था, ठीक है। इतना आपको पता है। तो एक चीज़ को समझो, अगर हम बात करें ये डिस्टेंस और इस डिस्टेंस के रेशियो की, तो ये दोनों का जो रेशियो हो गया वो कितना हो गया? 3:7 हो गया। और ये बराबर किसके हो जाएगा? अब देखो ये डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल करा है, अगर मैं इसको लिखना चाहता हूँ तो लिख सकता हूँ ना कि b इंटू 6/5, ठीक है, डिवाइडेड बाय, अगर मैं इस डिस्टेंस की बात करता हूँ तो ये टोटल डिस्टेंस आपके पास कितना हो जाएगा? देख लीजिए, ये आपके पास कितना है? 6 किलोमीटर्स है, ठीक, प्लस ये आपके पास कितना था? 48 किलोमीटर्स था, ठीक। और ये डिस्टेंस आपके पास कितना है? इसको अगर मैं लिखना चाहता हूँ तो क्या बोल सकता हूँ? 8/5 इंटू बी, ठीक है। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो देखिए मेरे पास क्या आएगा। अगर मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ 3/7 इज इक्वल्स टू 6b/5 डिवाइडेड बाय, ये आपके पास कितना हो गया? देखो 54 इंटू 5 अगर हम कराएंगे तो कितना हो जाएगा? ये आपके पास 250 प्लस 20 मतलब 270, तो 270 प्लस 8b/5, ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। यहाँ से अगर हम देखते हैं तो 0, ये आपके पास हो गया कितना? 21, फाइन, 6 और ये 8 प्लस 24b इज इक्वल्स टू, यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो ये आपके पास 3642b, ठीक है। तो 810 इज इक्वल्स टू 18b, तो मतलब b की वैल्यू आपके पास कितनी हो गई? 45, ठीक है। आपके पास b की वैल्यू कितनी आई? 45 आई। अब अगर आपको निकालना है क्या कि ये a की वैल्यू कितनी थी, तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं? अगर हम इसमें बात करें तो ये आपके पास डिस्टेंस कितना हो जाएगा? देखो 45 इंटू 6/5 मतलब कितना हो गया आपके पास? 9, 54 हो गया, ठीक है। तो ये 3 के बराबर किसके है? 54 के। तो 10 के बराबर किसके हो जाएगा? निकाल सकते हैं ना कि 54 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपके पास? 180, ठीक है। तो आपको क्या निकालना था? डिफरेंस निकालना था ना ए और बी के बीच में, तो 180 और -45, ठीक है। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा? 135, मतलब सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, उस टाइम से बोला है कि 2 इनलेट पाइप्स पी एंड क्यू कैन फिल टैंक ए इन 28 मिनट्स एंड 56 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। आपके पास 2 इनलेट पाइप्स है पी और क्यू, वो एक टैंक को, जो पी है वो भरता है 28 मिनट्स में और क्यू भरता है उसको 56 मिनट्स में, ठीक है। एंड एम्प्टी पाइप एम कैन एम्प्टी द टैंक इन 42 मिनट्स।
और जो एम्प्टी पाइप है M, वो इसको एम्प्टी करता है 42 मिनट्स में, ठीक है। टैंक ए हैव द कैपेसिटी ऑफ 168 लीटर्स। अब एक चीज़ को समझना, मतलब इनका पास जो टोटल वर्क दिया हुआ है वो 168 लीटर्स दिया हुआ है, तो इसका मतलब जो पी की एफिशिएंसी होगी वो कितनी होगी, 168/28, और आई कैन से 6 लीटर्स पर मिनट होगी, ठीक है। सिमिलरली ये आपके पास कितना हो जाएगा, ये आपके पास जाएगा 3 लीटर्स पर मिनट क्यू की एफिशिएंसी, और एम की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, ये आपके पास हो जाएगी 4 लीटर्स पर मिनट। ये निकालने की है, ये दोनों इनलेट की है प्लस, ठीक है। अब उसने आगे हमसे बोला क्या है कि इफ़ ऑल 3 पाइप्स आर ओपन इन टैंक बी। अब टैंक बी की उसने बात करी है, ठीक है, कि टैंक बी में उनको ओपन करा जाता है फॉर x-24 मिनट्स, ठीक है। मतलब अगर इन सबको ओपन करा गया तो आपके पास 9-4 जो ओवरऑल वाटर निकलेगा वो कितना निकलेगा, 5 लीटर्स। तो 5 लीटर्स x-24 मिनट्स के लिए किया गया। उसके बाद टुगेदर दे कैन फिल 105 लीटर्स ऑफ द टैंक। अब ये सब ने मिलकर कितना 105 लीटर्स फिल कर लिया, मतलब ये आपके पास देखो कितना हो गया 21, तो x की वैल्यू आपके पास कितनी होगी 45, ठीक है। अब उसने बोला क्या है, ऑफ द टैंक विच इज़ 30% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ टैंक पी, ओके। तो इसका मतलब क्या है, ये जो आपके पास 105 है वो 30% है टैंक पी का, तो पूरा कितना हो जाएगा 350 लीटर्स हो जाएगा, ठीक है। उसने बोला कि फाइंड इन x मिनट्स, x मिनट्स आपके पास मतलब कितने 45 मिनट्स, व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ टैंक बी इज फिल्ड इफ ऑल पाइप पी क्यू एंड एम ओपनड ऑल्टरनेटिवली इन ईच मिनट स्टार्टिंग विद p फॉलोड बाय q एंड बाय m रिस्पेक्टिवली। अच्छा, उन्होंने क्या बोला है कि आपके पास ये जो टैंक बी है ना, जिसकी टोटल क्वांटिटी कितनी है, टोटल वॉल्यूम है 350 लीटर्स, उसका कितना पार्ट फिल हो जाएगा अगर हम P, Q और M को कितने मिनट्स के लिए ओपन करते हैं, 45 मिनट्स के लिए, लेकिन ऑल्टरनेटिवली। मतलब क्या, पहले मिनट P काम करेगा कितना यूनिट्स, 6 यूनिट्स, सेकेंड मिनट Q काम करेगा कितना यूनिट्स, 3 यूनिट्स, फिर M काम करेगा, M माइनस करेगा मतलब 4 यूनिट्स। तो मैं ये चीज़ बोल सकता हूँ ना कि 3 मिनट में जो टोटल टैंक फिल हो जाएगा वो कितना 5 यूनिट्स हो जाएगा, ठीक है। तो अगर 45 यूनिट्स की बात हो रही है, इसका मतलब इंटू 15 आपके पास कितना काम हो जाएगा, देखो 45 मिनट्स में कितने यूनिट ऑफ वर्क कंप्लीट हो जाएगा, 75 यूनिट्स, ठीक है। टोटल आपके पास 350 था, तो कितना पार्ट आपने कंप्लीट कर लिया, 75/350, और आई कैन से 70 और 15 और 3 और 14, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, उसने हमसे बोला है कि इन अ स्टोर मार्क प्राइस ऑफ अ टॉवल इज 26.66% लेस देन द मार्क प्राइस ऑफ अ जीन्स, ठीक है। आपके पास उसने बोला कि जो मार्क प्राइस है किसकी, टॉवल की, इसको हम क्या लिख सकते हैं 80/3%, ये लेस है। अब इसको मैं फ्रैक्शन में क्या लिख सकता हूँ, 80/3 इंटू 100, और आई कैन से 4/5 मतलब 4/15, ठीक है। और इतना लेस है इसलिए मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो मार्क प्राइस है टेबल की वो 11/15 है, किससे, जो मार्क प्राइस है किसकी, जीन्स की, ठीक है। आगे उसने क्या बोला है कि देयर आर 2 डिस्काउंट स्कीम्स ए एंड बी, 2 डिस्काउंट स्कीम्स हैं, एक आपके पास है ए और एक आपके पास है बी, ठीक है। इन स्कीम ए इफ समवन बाइज 1 टॉवल एंड 1 जीन्स टुगेदर देन स्टोर गिव्स ओवरऑल डिस्काउंट ऑफ 18%। अच्छा, पहली स्कीम में क्या है, मतलब स्कीम ए में अगर वो एक टॉवल लेता है और साथ के साथ अगर वो एक जीन्स लेता है, मतलब साथ में, तो इन दैट केस उसको ओवरऑल 18% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। और स्कीम बी में क्या है, इफ़ समवन बाइज 1 टॉवल एंड 1 जीन्स सेपरेटली, अगर अलग अलग बाय करते हैं, इन दैट केस जो स्टोर है वो 20% किस पर, टॉवल पर देगा,
और 30% किस पर देगा, जीन्स पर देगा, ठीक है। इन दैट केस अगर हम बी की बात करें, अगर वो टेबल अलग टॉवल अलग लेता है और जीन्स अलग लेता है, इन दैट केस टॉवल पर उसको 20% का डिस्काउंट मिलेगा और जीन्स पर उसको 30% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। उसने बोला क्या, इफ़ डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ वन जीन्स एंड वन टॉवल इन स्कीम ए एंड बी इज इतना, जो डिफरेंस है सेलिंग प्राइस का इन दोनों स्कीम्स से वो आपके पास इसके बराबर दिया हुआ है। देन फाइंड द डिफरेंस ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ वन जीन्स एंड वन टॉवल गिवन दैट द स्टोर मेड मार्क प्राइस 20% अबव द कॉस्ट प्राइस ऑफ वन टॉवल एंड इतना और चीज़, ठीक है। तो इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं, देखिए अगर हम बात करें हमारे पास जो मार्क प्राइस है टॉवल और जीन्स के केस में, जो मार्क प्राइस है, ठीक है, ये हम मान लेते हैं हमारे पास कितनी है 110 है और ये आपके पास कितनी है 150 है, ठीक है। तो केस ए के अकॉर्डिंग अगर मैं स्कीम ए के अकॉर्डिंग बात करूं तो आपके पास जो टोटल सेलिंग प्राइस होगी वो कितनी होगी, ये प्लस ये मतलब 260 का, इसमें आपको 18% डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है, मतलब 82/100, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास सेलिंग प्राइस 213.2 हो जाएगी। अगर मैं स्कीम बी की बात करता हूँ, इन दैट केस क्या होगा, देखो इस पर 20% का अगर डिस्काउंट मिलेगा मतलब क्या -22 अगर हम करेंगे तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 88 प्लस इसमें से -30 अगर हम करेंगे तो -45 अगर करूँगा तो 105। तो यहाँ से आपके पास टोटल जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी है 191, ठीक है। ये आपके पास क्या हो जाएगी बी से जो सेलिंग प्राइस आई। अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, अब डिफरेंस कितना है 20.2, वो इक्वल टू दिया हुआ है किसके 606 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें 1 किसके बराबर हो जाएगा 606 डिवाइडेड बाई 20.2 और आई कैन से 30, 1 बराबर है 30 के। तो उसने हमसे कॉस्ट प्राइस पूछी है, दोनों की कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस पूछा है आपके पास कॉस्ट प्राइस। तो अगर मैं यहाँ पर मार्क प्राइस निकालना चाहूँ, इसकी मार्क प्राइस कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास 3300, इसकी मार्क प्राइस कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास 4500। तो अगर मैं यहाँ पर कॉस्ट प्राइस निकालता हूँ किसकी टॉवल की, तो टॉवल की कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, देखो उसने टॉवल को इंक्रीज़ करा है 20% अबव, तो इसका मतलब आपके पास जो टॉवल की कॉस्ट प्राइस है वो 3300 इंटू ये आपके पास हो जाएगा कितना 6 और 5 यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया 550 और 0 25 टू कैरी 25 27, ये आपके पास क्या हो जाएगी कॉस्ट प्राइस हो जाएगी टॉवल की। जीन्स के केस में अगर मैं बात करता हूँ तो 4500 है, ठीक है। 25% आपके पास क्या है उसने इंक्रीज़ करा है, मतलब ये आपके पास कितना हो जाएगा 5 यहाँ पर 4 यहाँ पर 900, मतलब ये आपके पास 3600 हो जाएगी। ये दोनों कॉस्ट प्राइस के बीच में अगर मैं डिफरेंस निकालना चाहूँ तो कितना हो जाएगा 850 हो जाएगा, मतलब इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट